जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। हमने इससे पहले वीडियो में अपना केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर विलियन उसके कुछ टॉपिक कर लिए थे और अभी हम आज आगे करते हैं। तो कल की क्लास में हमने कुछ एक टॉपिक था वो गलत हो गया था, जैसे शुरू में हमने बताया था रसायन विज्ञान के जनक। वो मैंने यहाँ पे ई लगा दिया था, उसमें थोड़ा मिस्टेक हो जाती है लेकिन लिखने में याद नहीं रहा। तो वो ये हमारे एटोनी लाइवोसियर। कौन है? एटोनी लाइवोइसियर। अब इसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे राउल्ट का नियम। क्या स्टार्ट करेंगे? राउल्ट का नियम। सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री, चैप्टर का नाम है विलियन। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या? राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, यह नियम हमें वैज्ञानिक राउल्ट ने यह नियम हमें वैज्ञानिक राउल्ट ने 1886 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1886 ईस्वी में दिया था। तो हमें इसके बारे में लिखते हैं आपको। तो देखिए, यह नियम 1886 ईस्वी में वैज्ञानिक राउल्ट ने दिया था। इस नियम के अनुसार, यहाँ लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर निश्चित ताप पर इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर किसी विलियन किसी निश्चित ताप पर किसी विलियन विलायक के किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक के निश्चित ताप पर किसी विलायक के, एक मिनट, कुछ बंद, पंखा बंद कर दो। निश्चित ताप पर किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ अवाष्प अवाष्पशील पदार्थ मिलाने अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर विलयन में विलयन में विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन आपेक्षित अवनमन क्या आपेक्षित अव आपेक्षित अवनमन विलेय या विलायक विलेय या विलायक के विलेय या विलायक के मूल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय या विलायक के मूल प्रभाज क्या बताए थे? याद है आपको? जैसे कि एन बट्टे में n+1, ये विलेय के बड़ी वाली एन, और विलायक के क्या बताए थे? बड़ी एन बट्टे में n+1, यही तो थे। इनके मूल प्रभाज के बराबर होता है, इसके मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो हम इसका फॉर्मूला वो लिखेंगे P0 P0, जैसे ये P0 बोलते हैं, माइनस PS बट्टे में P0 बराबर में, इसलिए n/में n+1 प्लस n बट्टे में n+1, वो n+n। जल्दी से इसे हम एक बात और समझा देते हैं आपको अच्छी तरह से। जैसे कि वह नियम, मतलब यह नियम वैज्ञानिक राउल्ट ने 1886 ईस्वी में दिया था। ठीक है। इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर किसी विलायक में उपस्थित पदार्थ
उपस्थित अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर विलयन में वाष्पता का अपेक्षित अवनमन विलय या विलायक के मूल प्रवाह के बराबर होता है। P0 माइनस पी एस बट्टे P0 बट्टे बराबर में n बट्टे में n प्लस n, यहाँ पे बड़ी n हो जाएगी, प्लस बड़ी n बट्टे में n प्लस n। ये नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे कराते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं। नोट कीजिए। चलिए इसके बाद करते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं। अब करते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं। ये भी हमारे लिए इंपोर्टेंट है, राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो यह नियम नंबर फर्स्ट हेडिंग डालेंगे, यह नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, तनु विलयन पर लागू होता है। नंबर सेकंड लागू होता है, यहीं पे लिख लीजिए। सेकंड वाला यह विलयन, यह नियम सांद्र विलयनों पर विलयनों पर लागू नहीं होता। यह विलयन सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होता। ऐसे पदार्थ, नंबर 3, ऐसे पदार्थ जो विलायक में या विलयन में विलायक में संगुणित हो जाते हैं, विलायक या विलयन में संगुणित हो जाते हैं, विलय या विलायक में संगुणित हो जाते हैं, जो विलायक में संगुणित हो जाते हैं, विलायक में संगुणित हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं, उन पर यह नियम लागू नहीं होता, जो हमारे विलायक में। चलिए आगे देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट, यह नियम अवाष्पशील, यह नियम अवाष्पशील पदार्थों पदार्थों के लिए पदार्थों के विलयनों के लिए लागू होता है, पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है, लागू होता है। ये हमारे राउल्ट के नियम की सीमा है। वो पूछ सकता है राउल्ट का नियम लिखिए तथा उनकी सीमाएं लिखिए, कोई 2 सीमाएं लिखिए, या फिर सारी सीमा लिखवा सकता है। अगर सारी सीमा लिखवाने की बात करेगा तो हमारा 4 नंबर पे क्वेश्चन पूछेगा, अगर सिर्फ राउल्ट का नियम पूछेगा तो हमारा 2 नंबर पे पूछेगा। जल्दी नोट कीजिए इसे, उसके बाद हम कराएंगे विलेयता। चलिए आगे देखते हैं। विलेयता, जिन जिन पर मैं इंपोर्टेंट हेडिंग डलवाना चाह रहा हूँ उन सारी हेडिंग्स को
अच्छी तरह से डबल टिक लगा लेना, उनके पास ये इंपोर्टेंट लिख लेना, क्योंकि वो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होंगे आपके लिए। और उन्हीं में से मैं क्वेश्चंस बना के दूंगा चैप्टर खत्म होते ही। जो मैं आपको क्वेश्चंस बनाऊंगा वो उन्हीं में से बनाऊंगा, तो आप उन डबल टिक वालों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब हमारी विलेयता, 100 ग्राम विलायक में संतृप्त 100 ग्राम विलायक 100 ग्राम विलायक को संतृप्त संतृप्त कराने में कराने संतृप्त कराने के लिए 100 ग्राम विलायक को संतृप्त कराने के लिए विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है आवश्यकता होती है वह उसकी विलेयता कहलाती है। उसकी विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। विलेयता क्या, एक बार देखिए, विलेयता 100 ग्राम विलायक को संतृप्त कराने के लिए विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, विलेय पदार्थ की जितनी आवश्यकता होती है वह उसकी विलेयता कहलाती है। और उसकी विलेयता कहलाती है, नोट कीजिए, ये विलेयता। उसके बाद है हमारा परासरण, उसके बाद कराएंगे परासरण, नोट कीजिए जल्दी। चलिए यहाँ पे आगे करते हैं परासरण। परासरण परासरण अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य अर्धपारगम्य झिल्ली से झिल्ली में से होकर अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक के अणुओं का विलायक के अणुओं का आर पार निकल जाना, आर पार निकलना अथवा तनु विलयनों का तनु विलयनों का सांद्र विलयन की और प्राकृतिक प्रभाव परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है परासरण। ये पिछली बार शायद पूछी गई थी, पिछली बार शायद ये 2024 के एग्जाम में पूछी गई थी ये परासरण। नोट कीजिए जल्दी। चलिए अब आगे करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी परासरण दाब। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है? परासरण दाब, परासरण के कारण जो दाब उत्पन्न होता है, जो दाब उत्पन्न होता है उसे परासरण दाब कहते हैं।
परासरण दाब कहते हैं। परासरण के कारण जो दाब उत्पन्न होता है जिसे परासरण दाब कहते हैं। अब ये परासरण दाब किसका नियम किसने दिया था, हमें इसमें लिख देंगे। अब लिख देंगे, वैसे ही याद करने के लिए वो रखेंगे, फेवर ने। किसने? फेफर ने। परासरण दाब के बारे में किसने बताया था? फेफर ने बताया था। ये लिख देंगे इसी में बस, फेफर। नोट कीजिए। एक बार हेडिंग लिखेंगे आगे यहीं से, अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या लिखेंगे? अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये क्या होती है? ये तो लिखा था हमने उसमें, इससे पहले अर्ध पारगम्य झिल्ली से आर पार हो जाना परासरण दाब वाले में। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है? इसमें लिखेंगे, यह एक ऐसा माध्यम है, यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें से जिससे जिसमें होकर इसमें होकर विलायक के अणुओं का आर पार, विलायक के अणु आर पार निकल जाते हैं। विलायक के अणु आर पार निकल जाते हैं, आर पार निकल जाते हैं। जाते हैं, लेकिन विलेय के अणु नहीं निकल पाते। विलेय के अणु नहीं निकल पाते, नहीं निकल पाते, विलेय के अणु नहीं निकल पाते। इसे इस माध्यम को इसी माध्यम को इसी माध्यम को अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। अर्धपारगम गम्य झिल्ली कहते हैं। इस माध्यम को क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। नोट कीजिए जल्दी से, नोट कीजिए, नोट कीजिए। चलिए आगे करते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी समपरासरी विलयन। क्या? समपरासरी विलयन। नेक्स्ट हेडिंग हमारी समपरासरी विलयन। निश्चित ताप पर वे विलयन निश्चित ताप पर वे विलयन निश्चित ताप पर वे विलयन जिनको निश्चित ताप पर वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, दाब समान होते हैं, समपरासरी कहलाते हैं। समपरासरी विलयन कहलाते हैं। लिखो लिखो जल्दी, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। आगे है एक और, अल्प समपरासरी के बाद है अल्पपरासरी। अल्पपरासरी 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 विलयन। अल्पपरासरी विलयन, सॉरी, निश्चित ताप पर
ताप पर वे विलयन, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर किन्हीं किन्हीं दो विलयनों का, निश्चित ताप पर किन्हीं दो विलयनों का, किन्हीं दो विलयनों का, किन्हीं दो विलयनों का, दो विलयनों, किन्हीं दो विलयनों में से निश्चित ताप पर, किन्हीं दो विलयनों में से जिसका, जिस विलयन का परासरण दाब, परासरण, परासरण दाब कम होता है, कम होता है, अल्प परासरी कहलाते हैं, अल्प परासरी कहलाते हैं, परासरी कहलाते हैं। निश्चित ताप पर किन्हीं दो विलयनों में से जिसका विलयन परासरण दाब कम होता है, जिसका विलयन परासरण दाब कम होता है उसे अल्प परासरी कहते हैं। जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे अल्प परासरी कहते हैं। फिर इसके बाद है हमारा अति परासरी। ये हमारा अति परासरी विलयन, विलयन इसमें लिखेंगे निश्चित ताप पर किन्हीं दो विलयनों में से जिसका परासरण दाब, जिसका परासरण दाब अधिक होता है, अधिक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अति परासरी कहते हैं। उसे अति परासरी, अति परासरी विलयन कहते हैं, कहते हैं। नोट कीजिए जल्दी, नोट कीजिए, नोट कीजिए। चलिए आगे अब कराते हैं। ये तीनों एक दूसरे से मैच करती हुई हेडिंग है, तीनों की तीनों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी समदाबी विलयन, समदाबी विलयन। निश्चित ताप पर वे विलयन, ताप पर वे विलयन जिनके परासरण दाब, परासरण दाब समान होते हैं, समान होते हैं, समदाबी कहलाते हैं, समदाबी विलयन कहलाते हैं, समदाबी विलयन कहलाते हैं। समदाबी विलयन कहलाते हैं। अब इसके बाद समदाबी विलयन क्या होते हैं, निश्चित ताप पर वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समदाबी विलयन कहते हैं। अब लास्ट एक हेडिंग और कराएंगे हम, दो हेडिंग, आदर्श विलयन, आदर्श विलयन, और एक और हेडिंग कराएंगे यहाँ पे अनादर्श विलयन। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, जो
राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलियन कहते हैं। आदर्श विलियन कहते हैं। अब इसमें करें अनादर्श विलियन। वे विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते उन्हें अनादर्श विलियन कहते हैं। अनादर्श विलियन कहते हैं। देखिए, आदर्श विलियन, वे विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलियन, और वे विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनादर्श विलियन। अब ये हमारा यहाँ तक हो गया है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी, 3 लेक्चर में आपका चैप्टर विलियन खत्म हो जाएगा। इसके न्यूमेरिकल हैं करीब 20 से 25 या न्यूमेरिकल होंगे, उनमें से एक आधी पूछा जाता है। वैसे न्यूमेरिकल और थ्योरी में से ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई भी कर सकते हैं आप, पर आपको न्यूमेरिकल भी कराएंगे, वो चौथी वीडियो में आ जाएंगे, लेकिन थ्योरी आपकी तीसरी वीडियो में क्लियर हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।